एवरीवन, वेलकम टू स्टेप्स ऑफ लर्निंग। तो ये पार्ट 2 है क्लास 8th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 द ग्रेट अपराइजिंग का, जहाँ मैं द स्प्रेड ऑफ अपराइजिंग से शुरू करने वाली हूँ। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, अगर अभी आपने मेरे चैनल स्टेप्स ऑफ लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। अब हम लोग पढ़ेंगे द स्प्रेड ऑफ अपराइजिंग के बारे में। तो द स्प्रेड ऑफ अपराइजिंग क्या है कि ये धीरे धीरे आगे कैसे बढ़ा। द रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, ये आग जो थी वो धीरे धीरे आगे कैसे बढ़ी। फ्रॉम मेरठ एंड दिल्ली, मेरठ और दिल्ली से द अपराइजिंग सून स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया। नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया तक ये पहुंच गया। इट वॉज पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग इन कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली, ग्वालियर, फैजाबाद एंड आराहा। ठीक है, तो बेसिकली दीज वर द एरियाज जहाँ पर सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने अपना एडमिनिस्ट्रेशन रखा था। There were uprising in other areas also, even in places where no uprising occurred, unrest prevailed. At most places, the civilians also joined the sepoys. Sepoys की मदद करने के लिए इनफैक्ट सिविलियंस भी उनकी मदद करने लगे। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि उनके साथ कुछ ज़्यादा औरत, बिकॉज इंडिया में जितने भी लोग थे वो बहुत अब परेशान हो गए थे ब्रिटिशर्स से, अब बहुत ज़्यादा हद हो गई थी। So where they actually did not participate, they helped the rebels, giving them food and shelters. तो जो सोल्जर्स होते थे, जो रिबेल होते थे, उनको वो अपने घर में शह देते थे, खाना देते थे। अब बात करते हैं लखनऊ की। लखनऊ में क्या हो रहा था? इन लखनऊ द रेजिडेंसी वॉज द सीन ऑफ द मेजर बैटल। तो रेजिडेंसी एक प्लेस था जहाँ पर सबसे ज़्यादा बैटल होता था। On 31st May 1857, the sepoys laid siege to the residency. The British soldiers inside the residency held on for more than 5 months. On 23rd November, the residency fell into the hands of the sepoys. They held on it till 16th March 1858. रेजिडेंसी में ब्रिटिशर्स को बंद रखे रखा था, बट ऑन 23rd नवंबर रेजिडेंसी सेपॉयज़ के हाथ में आ गए, ब्रिटिशर्स ने सरेंडर कर दिया। अब इसके लीडर्स कौन थे? द रिवोल्ट एट वेरियस प्लेसेस वाज लेड बाय इन दिल्ली भक्त खान लेड द रिपेल सेपॉयज़। इन कानपुर नाना साहेब प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ द पेशवा। तो नाना साहेब ने कानपुर में अपने आप को पेशवा कह दिया था। हिज ट्रूप्स वर लेड बाय तात्या तोपे एंड अज़ीमुल्ला। In Lucknow, Begum Hazrat Mahal led the revolt. She was assisted by Maulvi Amdallah Shah. In Jhansi, Rani Lakshmi Bai challenged the British authority. तो इसमें से कुछ कुछ नाम जो है तो आप लोग जानते ही हैं। नाना साहेब कानपुर में जानते हैं, तात्या तोपे को जानते हैं, झांसी की रानी को जानते होंगे, रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ में इट वॉज बेगम हजरत महल, जिनको असिस्ट करते थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, अब इन बरेली खान बहादुर खान लेड द रिबल्स। इन अराहा एंड अदर प्लेसेस इन बिहार एंड झारखंड, कुंवर सिंह ऑर्गेनाइज द लेड टू द रिवोल्ट। तो यहाँ के जो किंग्स थे, नवाब्स थे, उन सब ने भी हाथ मिला लिया और वो भी शुरू हो गए फॉर द रिवोल्ट, मान गए, एक साथ हो गए इंडिया। नाउ सप्रेशन ऑफ द अपराइजिंग। अब ये जो बगावत की आग थी लोगों में कि वो ब्रिटिशर्स को निकाल बाहर फेंकेंगे, वो सप्रेस कैसे, उसको दबाई कैसे गई? इतनी जल्दी जीत थोड़ी ना मिल जाएगी, ब्रिटिशर्स किसी से कम थोड़ी ना थे। इन मिड 1857 इट अपीयर्ड दैट द रूल ऑफ द कंपनी वॉज ओवर, एटलीस्ट इन नॉर्थ इंडिया। लोगों को लगने लगा कि ब्रिटिशर्स का रूल जो है वो नॉर्थ इंडिया में तो कम से कम ख़त्म हो गया है। द ब्रिटिश हाउएवर सून रीऑर्गेनाइज्ड एंड फॉट बैक। लेकिन ब्रिटिशर्स इतनी आसानी से हार थोड़ी ना मानने वाले थे। दे फॉट बैक वन बाय वन। दे स्टार्टेड रीकैप्चरिंग द एरियाज दे हैड लॉस्ट टू द रिबेल सिपॉयज। अब जो जो जगह हार गए थे उन्होंने वापस उसे कैप्चर कर ली। द कमांडर्स सच एज कोलिन कैम्पबेल and Henry Havelock were particularly successful In September 1857, the British force
recaptured Delhi. अब 1857 सितंबर में ब्रिटिशर्स ने वापस दिल्ली को कैप्चर कर लिया. This was a big blow to the rebels. Bahadur Shah Zafar was taken prisoner and deported to Rangoon, now Yangon, in Burma, now which is in Myanmar. With this rule, the rule of the Mughals ended officially. Bahadur Shah Zafar officially is the last Mughal ruler. उनको कैप्चर कर लिया वापस. सोल्जर्स ने उन्हें राजा बनाया था, ब्रिटिशर्स ने उनको फिर से कैप्चर करके प्रिजन में डाल दिया. डिस्पाइट लूजिंग दिल्ली द रिबेल सोल्जर्स कंटिन्यू टू फाइट. लेकिन इंडियन सोल्जर्स इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं थे. दे कंटिन्यू टू फाइट बट द ब्रिटिश नाउ हैड द अपर हैंड. अब ब्रिटिशर्स का लेकिन अपर हैंड था. भक्त खान, रानी लक्ष्मीबाई, खान बहादुर खान एंड कुंवर सिंह डाइड फाइटिंग फॉर द ब्रिटिश. ये कुछ फ्रीडम फाइटर्स थे. रानी लक्ष्मीबाई, खान बहादुर खान, कुंवर सिंह, इनको फ्रीडम फाइटर्स ही कहेंगे क्योंकि ये ब्रिटिशर्स से लड़ते लड़ते मर गए, वीर गति को प्राप्त हो गए. नाना साहिब एंड बेगम हजरत खान escaped to the Nepal and continued the struggle. Tatya Tope was arrested and hanged. So within a year and a half, the British had completely suppressed the uprising. The British used the terror to prevent against such revolts. The rebels were tied to the mouth and cannons and blown off. Innocent civilians were mercilessly killed on the large scale. जो सिविलियंस थे उनको ब्रिटिशर्स बहुत बुरी तरीके से मार रहे थे. इवन स्मॉल चिल्ड्रन वर सब्जेक्टेड टू एन इनह्यूमन क्रूअलिटी. छोटे बच्चों के साथ भी ब्रिटिशर्स बहुत बुरा व्यवहार कर रहे थे. समटाइम्स इंटायर विलेजेस वर बर्न्ड. कभी कभी अपना बदला लेने के लिए ब्रिटिशर्स यूज्ड टू बर्न द इंटायर विलेज. वाई डिड द अपराइजिंग फेल. अब ये है सोल्जर्स का जो आइडिया था to capture to release all the states from the Britishers. वो आइडिया तो अच्छा था लेकिन ये फेल क्यों हुआ? What was the reason? The revolt of 1857 was the big challenge for the British rule. It failed due to many reasons. बहुत सारी वजह थी जिसकी वजह से ये फेल हुआ. अब पहला पॉइंट हम समझते हैं. The revolt did not spread to all parts of the country, nor was it supported by the groups and the sections of the society. Many Indian rulers refused to help the rebels. Some were openly hostile to them and helped the British to suppress the revolt. अब इंडिया में इतने जल्दी एकता बनाना आसान नहीं था. कुछ राजा मान गए थे which was in the northern part of the India. लेकिन ये जो रिवोल्ट वाली भावना थी ये पूरे इंडिया में फैली नहीं थी. इनफैक्ट हमारे खुद के इंडियन रूलर्स भी ब्रिटिशर्स से डरते थे. इनफैक्ट वो उनकी खुद मदद कर रहे थे कि ये लोग रिवोल्ट करने वाले हैं, जाके आप इनको सप्रेस कर दीजिए. ठीक है. द रिवोल्ट वॉज नॉट ऑर्गेनाइज प्रॉपरली. द अपराइजिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री वर अनकोऑर्डिनेटेड. द रिबेल्स हैड नो प्रॉपर आइडियोलॉजी ऑफ द प्रोग्राम्स. सी उनका आइडिया, द इंटेंशन जो था वो तो अच्छा ही था. ऑब्वियसली अपने देश को आज़ाद करना चाहते थे बट उनकी आइडियोलॉजी, उनका जो स्ट्रैटेजी थी वो अच्छी नहीं थी. वो उतनी प्रॉपर, उतनी कोऑर्डिनेटेड नहीं थी जिसकी वजह से ये डाउनफॉल हुआ. द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट वॉज वीक. मोस्ट ऑफ द लीडर्स फॉट टू लिबरेट देयर ओन टेरिटरीज ओनली. No national leader emerged to coordinate the movement and give the purpose of the direction. So basically अब जितनी भी पीपल थे जो इस रिवोल्ट के अगेंस्ट खड़े हुए, वो बेसिकली उनका इंटेंशन तो अच्छा था कि वो देश को बचाना चाहते थे, लेकिन उनका जो भी इंटेंशन था वो अपनी स्टेट, अपनी टेरिटरी तक ही सीमित रहा. दूसरे की टेरिटरी और पूरे देश को एक साथ आज़ादी दिलाने का उनका इंटेंशन नहीं था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ड्रॉबैक इस चीज़ का हुआ, जिसकी वजह से डाउनफॉल हुआ. The rebels were short of weapons and finances. The company army had access to the modern weaponry and earned limited funds. Obviously, ब्रिटिशर्स ने भारत को इतनी बुरी तरीके से लूटा था कि उनके पास ना तो रेवेन्यू था और ना ही इतनी अच्छी एडवांस वेपन्स थे एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिशर्स. ब्रिटिशर्स के बाद बहुत अच्छे वेपन्स थे, बहुत ही एडवांस वेपन्स थे, एंड ऑब्वियसली इकोनॉमिकली वो भारत से
काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जिसकी वजह से इंडियंस ये रिवोल्ट हार गए, ये बैटल हार गए. नाउ द नेचर ऑफ द अपराइजिंग. अब नेचर समझते हैं. To underplay the importance of the uprising, British historians refer to it as a Sepoy Mutiny. अब ये जो सब चीज़ें हुई थी इसको ब्रिटिशर्स ने नाम दे दिया था सिपॉय म्यूटनी का. ठीक है. Now what is Sepoy Mutiny? That is one in which a few sepoys of the English East Indian Company revolted. बेसिकली ये जो रिवोल्ट शुरू हुआ था इसकी जो जड़ थी वो सिपॉय लोग ही तो थे. मंगल पांडे की डेथ ने बाकी सारे सोल्जर्स के मन में आग लगा दी एंड उन्होंने ही आगे प्रमोट किया और सिविलियंस भी इस रिवोल्ट के साथ जुड़ गए. ठीक है. सो इट वाज बेसिकली अ सिपॉय रिवोल्ट. The facts, however, suggested otherwise. An uprising as lost hanging as and widespread as this cannot be explained by just the dissatisfaction that the greatest carnage caused among the sepoys. The revolt did begin as a mutiny by the sepoys, but it was soon supported by the people for all the sections of the society. ये रिवोल्ट सिर्फ कहने के लिए शुरू हुआ था कि कार्टेज की वजह से ये रिवोल्ट शुरू हुआ, लेकिन सिर्फ एक ही रीज़न नहीं था. कब से न जाने कब से ब्रिटिशर्स इंडिया के लोगों को हैरेस कर रहे हैं, उनको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं. यही वो वजह थी कि सोल्जर्स की मदद करने के लिए सिविलियंस भी आगे आ गए. द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीसेंट्स एंड द आर्टिस्ट मेड द रिवोल्ट अ वाइड स्प्रेड. अब पार्टिसिपेशन छोटे लोअर सेक्शंस और आर्टिजन्स क्राफ्ट्समैन का भी ये जो रिवोल्ट हुआ वो वर्ल्ड वाइड बढ़ा. The common people revolted much before the sepoys displayed their rebellion intent. अब देखा जाए तो सिविलियंस के मन में तो ये रिवोल्ट बहुत पहले ही आ गया था जब उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, उनको कोई क्लोजर नहीं मिल रहा था कि वो कैसे क्या करें जिससे वो इनके खिलाफ खड़े हो सके. अब जैसे ही सपोर्ट मिला वो भी आ गए. अपराइजिंग वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय द हिंदू मुस्लिम यूनिटी. अब जो ये अपराइजिंग हुआ था सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था हिंदू मुस्लिम यूनिटी. उस समय हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाज बैंग ऑन, बहुत अच्छी थी. पीपल ऑफ बोथ कम्युनिटीज़ फॉट टुगेदर. दोनों कम्युनिटीज़ ने एक साथ लड़ाई की. यूनिटी अमंग डिफरेंट रीजन्स ऑल एग्जिस्टेड. रिबेल्स इन वन पार्ट ऑफ द कंट्री helped those fighting in other areas. Seeing the spread of the revolt and the participation of people, Indian historians have termed it as the first war of independence. वॉर भले ही हम लोगों ने ना जीती हो, लेकिन बहुत अच्छी टक्कर ब्रिटिशर्स को ज़रूर दी थी. और ये टक्कर इसलिए अच्छी थी बिकॉज देयर वाज अ ग्रेट यूनिटी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स. So that's why historians termed it as first war of independence. अब ये तो था. अब देखते हैं आफ्टर द अपराइजिंग. अब उसके बाद अपराइजिंग के बाद क्या हुआ. ब्रिटिश पॉलिसीज़ इन इंडिया अंडरवेंट मेजर चेंजेस आफ्टर 1858. 1858 के बाद ब्रिटिश पॉलिसीज़ में बहुत बदलाव आया. ऑल दीज चेंजेस वर मेड टू स्ट्रेंथन देयर होल्ड ओवर इंडिया एंड प्रिवेंट अनदर कंट्री अपराइजिंग. अब देखो ब्रिटिशर्स इस बात से सेटिस्फाई हो गए थे कि उनको इंडिया इतनी जल्दी उनके हाथ से नहीं जाएगी, लेकिन उनको ये ज़रूर डर था कि कोई और कंट्री अब इंडिया पे अपना राज ना कर ले. बेसिकली ही वाज टॉकिंग अबाउट द यूरोपियन एंड अदर कंट्रीज़. In August 1858, the British Parliament passed an act by which the rule of the East Indian Company in India came to an end. अब ब्रिटिशर्स ने ये अगस्त 1858 में पास कर दिया कि ईस्ट इंडियन कंपनी भारत में बंद हो जाए. द एक्ट ट्रांसफर्ड ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स टू द क्राउन. ऑल पॉलिसीज कंसर्निंग इंडिया वर टू बी फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन. अब ब्रिटेन ने कहला कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम होगा, जो भी पॉलिसीज़ होंगी वो ब्रिटिश देखेगा, और हम चाहते हैं कि ईस्ट इंडियन कंपनी तुरंत बंद हो जाए. द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रूलिंग. उन्होंने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली कि हम ही इंडिया को रूल करेंगे. बाय द एक्ट ऑफ 1858 अ मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट वॉज अपॉइंटेड टू मैनेज अफेयर्स इन इंडिया. ही वॉज कॉल्ड द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट.
उनको सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कहा गया. He was to be assisted by an advisory body called the Indian Council. The Secretary of the State was responsible for the British Parliament. The Act of 1858 also made changes in the functioning of the government in India. The government of India would be held by the Governor General. Since he was appointed by the Crown, he was given the title of Viceroy. He was to be helped by an executive council and a legislative council. He would report the secretary to the state and England. So ये तो उन सब के वर्क थे. आपको ये देखना पड़ेगा. Queen Victoria assured the rulers of the princely states that the government would not annex their territories. Sometimes they even suppressed the internal revolts to help the rulers stay in the power by stopping all annexations, withdrawing the doctrine of the lapse. अब भारत से उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हटा दिया, विच वॉज अगर किसी राजा के पास उनका कोई सक्सेसर नहीं है तो वो ब्रिटिशर्स के एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएगा. उन्होंने हटा दिया. द गवर्नमेंट ट्राइड टू मेक देम अलाइज. द क्वीन प्रॉमिस नॉट टू इंटरफेयर इन द सोशल एंड रिलीजियस बिलीफ. सबसे अच्छा स्टेप अब उन्होंने ये लिया कि सोशल और रिलीजियस बिलीव्स को वो हैम्पर नहीं करेंगे, क्योंकि इंडियंस के लिए वो सबसे बड़ा पॉइंट था उनके गुस्से का. ठीक है, तो उन्होंने बोला कि अब वो उस पर कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे. द ब्रिटिश बिगैन टू फॉलो द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल. अब उन्होंने ये पॉलिसी शुरू कर दी डिवाइड एंड रूल की, दो लोगों के बीच में दरार डाल के और खुद जी जाने की. ड्यूरिंग द अपराइजिंग बोथ हिंदू एंड मुस्लिम्स हैव फॉट टुगेदर. अब ये उन्होंने क्यों किया? क्योंकि उनको ये पता था कि पहले जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी उसमें इंडियन एंड हिंदू मुस्लिम्स की जो यूनिटी थी वो बहुत तगड़ी थी. अब वो चाहते थे कि किसी तरह ये यूनिटी टूट जाए, विच वॉज नोन एज डिवाइड एंड रूल. During the uprising, both Hindus and Muslims had fought together. The British disliked their unity. They felt that to strengthen their rule, they need to divide the two communities. अब उनको लगा कि अपना राज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनको हिंदू मुस्लिम्स को डिवाइड करना पड़ेगा. They accused the Muslim of instigating the uprising and began discriminating against them. अब उन्होंने हिंदू मुस्लिम के बीच दरार लानी शुरू कर दी. Now the changes in the army. अब आर्मी में चेंजेस क्या हुए? The army was reorganized to prevent another revolt. The ratio of European soldiers to the Indian soldiers was raised. यूरोपियन सोल्जर्स की गिनती ज़्यादा बढ़ गई, इंडियन सोल्जर्स की गिनती कम हो गई. इट वॉज फिक्स एट 1-2 इन बंगाल आर्मी एंड 2-5 इन द बॉम्बे एंड मद्रास आर्मीज. European troops, important divisions such as artillery were totally in the hands of the European troops. No Indian could become an officer. Indians के पास अब भी कोई right नहीं था. The concept of martial and non-martial services were also created. The 6 Pathans and Gurus.